हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का जो वीडियो है ये है नर्वस सिस्टम पार्ट सेकंड के अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी किस तरह से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और किस तरह से वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कंडक्ट होती है। तो यहाँ पर आप देखें कंडक्शन किस प्रकार से होता है। जनरेट तो कैसे होगी, जब कोई स्टिमुलस मिलेगा, चाहे वो एक्सटर्नल स्टिमुलस है चाहे वो इंटरनल स्टिमुलस है, कोई स्टिमुलस मिलेगा तो नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। और कंडक्शन यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कंडक्शन किस प्रकार होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा। यहाँ एक न्यूरॉन का एंड वाला पार्ट यानी एक्सॉन का टर्मिनल वाला पार्ट बताया है और यहाँ दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला पार्ट बताया है। तो किस तरह से एक के एक्सॉन वाले भाग से दूसरे के डेंड्राइट वाले भाग तक इम्पल्स जो है वो कंडक्ट होगी, वो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं इसमें ये मैकेनिज्म क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अब हम लेते हैं इसके अंदर फेजेस ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। जब हमारी इम्पल्स रेस्ट अवस्था में होती है, जब हमारी नर्वस सिस्टम हमारा रेस्ट अवस्था में होता है, उस टाइम पर जो है रेस्टिंग फेज को कहते हैं पोलराइज्ड फेज। क्या कहते हैं, पोलराइज्ड फेज, क्योंकि ऐसी अवस्था में जो न्यूरॉन है उसमें अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर की साइड में पॉजिटिव चार्ज होता है। अंदर की साइड कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और बाहर की तरफ कैसा है, पॉजिटिव। इसीलिए इसको कहेंगे पोलराइज्ड स्टेट। पोलर, अंदर नेगेटिव पोल और बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। बाहर की तरफ सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जबकि अंदर की तरफ इनर सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। बाहर की तरफ किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सोडियम का, और अंदर की तरफ किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन है उसमें हमेशा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स पाए जाते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो हैं ये न्यूरल मेम्ब्रेन के बाहर नहीं आ सकते हैं, ये हमेशा जो है अंदर ही रहेंगे। हमारी जो एक्सॉन है, एक्सोलेमा है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स जो अंदर उपस्थित हैं इनके लिए परमिएबल नहीं होती है। इसीलिए जो है ये रेस्ट अवस्था में अंदर नेगेटिव चार्ज है और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है। अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा है और बाहर की तरफ सोडियम आयन ज़्यादा है। ये जो मेम्ब्रेन दिखाई है यहाँ पर एक्सोलेमा, इसमें आप देख रहे हैं पोटेशियम चैनल्स हैं और सोडियम चैनल्स हैं। पोटेशियम चैनल की संख्या ज़्यादा है और सोडियम चैनल की संख्या कम है। और रेस्टिंग फेज में क्या है, ये जो है लीकेज चैनल्स होते हैं। लीकेज मतलब कंटिन्यू इसके अंदर जो है इनका आयन जो है इनका आना जाना रहेगा। ठीक है, और आना जाना किसका रहेगा, जो पोटेशियम है वो अंदर से बाहर जाता रहेगा क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है तो अंदर से बाहर जाएगा। सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है तो सोडियम बाहर से अंदर यानी अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सोडियम बाहर ज़्यादा है तो अंदर आता जाएगा और पोटेशियम अंदर ज़्यादा है तो पोटेशियम बाहर जाता जाएगा। तो अगर ऐसा होता रहा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि बैलेंस हो सकता है। तो ये बैलेंस ना हो और पोलैरिटी बनी रहे, इसके लिए इसमें पाया जाता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये जो गुलाबी कलर का दिखाया है ये है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जो है, जहाँ भी पंप शब्द आता है मतलब वो कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम करके और अगेंस्ट ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है मूवमेंट करवाएगा। तो यहाँ पर सोडियम जो पहले से ही बाहर ज़्यादा है लेकिन फिर भी 3 सोडियम, एक एटीपी कंज्यूम करके 3 सोडियम जो है ये मॉलिक्यूल बाहर की तरफ आएंगे, आयंस बाहर की तरफ आएंगे
और 2 पोटेशियम आयंस अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अगेंस्ट अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप। और इस तरह से ये सोडियम पोटेशियम पंप एक एटीपी को यूज़ करके एक बार में 3 सोडियम आयंस को बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम को अंदर ले जाता है। तब ये क्या काम कर रहा है, अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि अंदर पोटेशियम की मात्रा ऑलरेडी ज़्यादा है फिर भी अंदर ला रहा है, बाहर सोडियम की मात्रा ऑलरेडी ज़्यादा है फिर भी बाहर ले जा रहा है। इसके लिए इसको किसकी आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और ये लगातार इस तरह से काम करता रहेगा और इस तरह से रेस्टिंग अवस्था के अंदर जो न्यूरॉन है उसको अंदर नेगेटिव चार्ज बना करके रखेगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज बना कर रखेगा। तो रेस्टिंग फेज में क्या है, रेस्टिंग फेज को पोलराइज्ड फेज कहते हैं। रेस्टिंग फेज में जो है परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम इज मैनी टाइम्स ग्रेटर देन सोडियम, क्योंकि पोटेशियम के चैनल बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द सोडियम चैनल। पोटेशियम के चैनल नंबर में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द सोडियम चैनल। और ये लीकेज चैनल हैं, ये हमेशा ओपन रहते हैं और हमेशा ओपन रहते हैं तो अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करते हैं। और ये इसी चीज़ को जो है पोलैरिटी को बनाने रखने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, रेस्टिंग स्टेज में जो हमें बताना है। अब हमने यहाँ पर ये चीज़ लिखी है, टू मेंटेन दिस मीन्स टू मेंटेन द पोलैरिटी ड्यूरिंग द रेस्टिंग फेज सोडियम पोटेशियम पंप इज प्रेजेंट, जो एक बारी में एक एटीपी को यूज़ करेगा और एक एटीपी को यूज़ करके लगातार 3 सोडियम को बाहर भेजता रहता है और 2 सोडियम को अंदर भेजता रहता है, यानी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। ठीक है, अब ये 3 सोडियम को क्यों ले जा रहा है और 2 पोटेशियम को क्यों ले जा रहा है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप में जो बाइंडिंग साइट है सोडियम के लिए 3 है और पोटेशियम के लिए 2 हैं, इसीलिए ये एक बारी में 3 सोडियम को बाहर लाता है और 2 पोटेशियम को अंदर ले जाता है और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करते हुए रेस्टिंग अवस्था में नर्व को हमेशा क्या बना करके रखेगा, पोलराइज्ड स्टेट में रखेगा। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये इसकी वैल्यू होती है इस टाइम पर, इसमें जो डिफरेंस है वो होता है -70 MV, -70 माइक्रोवोल्ट। तो इस टाइम पर जो है -70 माइक्रोवोल्ट पर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर इसके आगे, जैसे ही स्टिमुलस मिलता है, रेस्टिंग स्टेज हो गई, जैसे ही स्टिमुलस मिलता है सबसे पहला काम होता है सोडियम पोटेशियम पंप डीएक्टिवेट हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप डीएक्टिवेट हो जाएगा। सेकंड काम क्या होता है, सोडियम चैनल। कौन से सोडियम चैनल, लीकेज चैनल नहीं, लीकेज चैनल तो ऑलवेज ओपन होते हैं। सोडियम चैनल जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे, यानी वोल्टेज गेटेड चैनल, जब वोल्टेज में परिवर्तन आया है तो उसके कारण सोडियम चैनल जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये ओपन होते हैं। तो सोडियम चैनल ओपन होने से, यहाँ आप देखिए, सोडियम चैनल ओपन होने से सोडियम जो है ये क्या होगा, बाहर सोडियम अंदर से बाहर की तरफ जाने लगता है। नहीं, सोडियम चैनल ओपन होने से सोडियम बाहर से अंदर आने लगेगा, सोडियम बाहर से अंदर आने लगेगा, क्योंकि बाहर की तरफ ज़्यादा था तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार काम करेगा, तो बाहर से अंदर आने लगेगा। और बाहर से अंदर आने लगेगा तो ऑलरेडी पोटेशियम तो इसमें है ही, सोडियम और आता जा रहा है, तो इसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज वाले प्रोटीन थे इनके संख्या के मुकाबले पॉजिटिव वाली संख्या क्या हो जाती है, ज़्यादा। नेगेटिव वाले में तो कोई चेंज होना ही नहीं है, क्योंकि वो ना तो अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है, तो चेंज केवल किस में होता है, ये सोडियम और पोटेशियम ही अंदर बाहर आते हैं, है ना। तो ये नेगेटिव वाले जितने थे उतने बने हुए हैं, लेकिन जैसे स्टिमुलस मिला, सबसे पहले तो वो जो सोडियम पोटेशियम पंप था वो बंद हो गया,
जो उसको बैलेंस बना करके रख रहा था पोलराइजेशन को। दूसरा, वोल्टेज गेटेड चैनल जो है सोडियम के लिए वो ओपन हो जाते हैं। वो ओपन होते ही बाहर से सोडियम अंदर आने लग गए और इस तरह से अंदर जो है अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगता है। ये पॉजिटिव चार्ज कब तक बढ़ता जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज पोलराइज में कितना था? -70। तो धीरे धीरे ये कम होते 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 ज़ीरो होकर के कब तक होता जाएगा? जब तक कि एक्शन पोटेंशियल रीच नहीं होता है। और एक्शन पोटेंशियल रीच होता है +30 MV पर, +30 माइक्रोवोल्ट तक। ठीक है, तो ये एक्शन पोटेंशियल तक ये प्रक्रिया होती रहेगी। सोडियम चैनल वोल्टेज गेटेड चैनल है जो वो ओपन रहेंगे, सोडियम अंदर आते जाएंगे और अंदर की तरफ अब पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा। और ये कब तक बढ़ेगा? जब तक कि एक्शन फेज यानी एक्शन पोटेंशियल +30 माइक्रोवोल्ट नहीं आ जाता है। अब अंदर की साइड में पॉजिटिव चार्ज हो गया और बाहर की साइड में नेगेटिव चार्ज हो गया। तो जो पहले कंडीशन थी उससे ऑपोजिट हो गई। इसीलिए इस स्थिति को क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन फेज। तो डीपोलराइजेशन फेज कब आती है? जब कोई स्टिमुलस मिलता है। जैसे स्टिमुलस मिलता है, पहले हमें क्या बताना है? सोडियम पोटेशियम पंप डीएक्टिवेट हो जाते हैं। सोडियम चैनल जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे वो ओपन हो जाते हैं, बाहर से सोडियम अंदर आने लग जाता है। तो अंदर पहले से ही पोटेशियम है, सोडियम और आता जाएगा। तो इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज वाले प्रोटीन थे उनके कंपेयर में अब ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और ये -70 से फिर कम होते 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 कब तक बढ़ेगा? +30 MV तक बढ़ेगा। तो इसको कहेंगे एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल और ये अवस्था है डीपोलराइजेशन। अब जो न्यूरॉन है वो अंदर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूरॉन का वो पार्ट वो वाला पार्ट जो जिसमें चेंज हुआ है, वो स्टिमुलस पहुंचा है, वो अंदर पॉजिटिव चार्ज है और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल +30 MV हो गया और अब ये मोर परमिएबल हो जाती है फॉर सोडियम आयंस बिकॉज वोल्टेज गेटेड चैनल सोडियम चैनल जो हैं ये ओपन हो गए हैं। और +30 MV पर आने के बाद में दो चीज़ें होंगी इसमें। +30 यानी एक्शन पोटेंशियल जब आ जाता है तब इनएक्टिवेशन होगा सोडियम चैनल का। अब सोडियम चैनल जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे वो बंद हो जाते हैं और क्या ओपन होगा? पोटेशियम चैनल जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे वो ओपन हो जाएंगे। यानी दोनों चैनल एक साथ ओपन नहीं रहते हैं। सोडियम वाला ओपन होगा तो पोटेशियम बंद है, पोटेशियम वाला ओपन होगा तो सोडियम बंद है। और ये बात हो रही है वोल्टेज गेटेड चैनल की, लीकेज चैनल नहीं। लीकेज चैनल हमेशा ओपन रहते हैं और उनको बैलेंस करने के लिए, पोलराइज रखने के लिए जो है सोडियम पोटेशियम पंप हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक है, लेकिन स्टिमुलस होने के बाद सबसे पहला काम ही होता है सोडियम पोटेशियम पंप बंद होना। तो +30 MV आने के बाद में यानी एक्शन पोटेंशियल आने के बाद में क्या होगा? सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे और क्या होगा फिर? पोटेशियम चैनल ओपन होंगे। पोटेशियम चैनल ओपन होंगे। अब स्थिति आएगी रीपोलराइजेशन। थर्ड स्टेप क्या है? रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन में क्या हुआ? पोटेशियम चैनल ओपन हो गए। तो पोटेशियम रीपोलराइजेशन मतलब अब वापस अंदर पॉजिटिव चार्ज आना है और बाहर क्या है? अंदर नेगेटिव चार्ज आना है और बाहर पॉजिटिव चार्ज जो पहले था, जो पोलराइज्ड अवस्था में था वही वापस आना है। तो उसके लिए क्या होगा? अब पोटेशियम जैसे ही +30 MV हुआ तो सोडियम चैनल बंद और पोटेशियम चैनल चालू। और पोटेशियम जो है अंदर ज़्यादा है तो अंदर से बाहर की तरफ जाने शुरू हो गए। ठीक है, अब ये अंदर से बाहर की तरफ जाने शुरू होंगे तो अपने आप ही जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर था इसके कंपेयर में पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम होने लगेगा और धीरे धीरे अंदर की तरफ जो है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इसको कहेंगे रीपोलराइजेशन। क्या कहेंगे इसको? रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन के टाइम पर सबसे पहला जैसे ही +30 MV एक्शन पोटेंशियल आया, सोडियम चैनल इनएक्टिवेट हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल एक्टिवेट हो जाते हैं। पोटेशियम चैनल के एक्टिवेट होने से जो है पोटेशियम अंदर से बाहर जाने लग जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होगा?
अंदर की तरफ वापस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको कहेंगे रीपोलराइजेशन। ठीक है। और चौथा स्टेप है इसमें हाइपर पोलराइजेशन। पोटेशियम चैनल की एक खासियत है कि वो एकदम से बंद नहीं हो पाते हैं, यानी जब जो है वापस -70 MV पहुंचेगा तो इसको बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ये बंद नहीं होते हैं। ये कब तक बंद नहीं होते हैं? ये -70 के बाद में भी, यानी पोलराइजेशन स्टेट आ गई ना नॉर्मल वाली, तब भी ये बंद नहीं होते हैं। पोटेशियम चैनल की परमिएबिलिटी बनी रहती है और पोटेशियम अंदर से बाहर आते जाते हैं, और बाहर आते जाते हैं तो आते रहते हैं। इसके कारण से अंदर जो है चार्ज कैसा हो जाएगा? -90 MV, और -90 MV तक पहुंच जाएगा, इसीलिए इसको कहेंगे हाइपर पोलराइजेशन। तो हाइपर पोलराइजेशन क्या है? ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, यानी -70 MV होने के बाद भी पोटेशियम चैनल ओपन रहते हैं और इसको बंद होने में थोड़ा समय लगता है। कब कब तक बंद होते हैं? जब तक कि अंदर का जो पोटेंशियल है वो -90 MV नहीं हो जाता है। -90 MV की स्थिति को क्या कहेंगे? हाइपर पोलराइजेशन। तो -90 MV तक पहुंचने के बाद में पोटेशियम चैनल बंद हो पाते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये 4 फेजेस को मैंने एक साथ यहाँ पर बताया है कि किस तरह से रेस्टिंग फेज में क्या है? पोलराइजेशन। जैसे स्टिमुलस मिला, डीपोलराइजेशन के बाद में स्टिमुलस आगे जब पहुंच जाएगा तो पीछे वापस ये रीपोलराइजेशन हो जाएगा। रीपोलराइजेशन के बाद में बीच में स्टेप आती है हाइपर पोलराइजेशन, और हाइपर पोलराइजेशन के बाद में पोलराइजेशन होता है। इस तरह से ये स्टेप कंटिन्यू होती है। तो पोलराइजेशन कब है? पोलराइजेशन मतलब अंदर रेस्टिंग अवस्था में अंदर नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है। हमेशा सोडियम आयन बाहर ज़्यादा होते हैं, पोटेशियम आयन अंदर जो है ज़्यादा होते हैं। डीपोलराइजेशन, और इस टाइम पर लीकेज चैनल हमेशा ओपन रहता है, और लीकेज चैनल ओपन है यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार काम हो रहा है, और फिर बैलेंस ना हो जाए जो है, इस कारण से सोडियम पोटेशियम पंप हमेशा एक्टिव रहता है। एक एटीपी को काम में लेता है सोडियम पोटेशियम पंप, और एक एटीपी को काम में लेने के बदले में ये 3 सोडियम को बाहर निकालता है, 2 पोटेशियम को अंदर ले जाता है। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करना होता है। ठीक है, टू मेंटेन द पोलैरिटी ऑफ द न्यूरॉन। अब डीपोलराइजेशन में क्या है? जैसे स्टिमुलस मिला, पहला काम क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो गया। दूसरा काम क्या है? वोल्टेज गेटेड चैनल जो है सोडियम के लिए वो ओपन हो जाते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होने से सोडियम बाहर से अंदर आने लग गया। सोडियम बाहर से अंदर आने लगेगा तो अंदर जो नेगेटिव वाला चार्ज था उसकी तुलना में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो ये कब तक होता रहेगा? +30 MV तक। +30 MV यानी एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया। अब ये जो है इस मैसेज को आगे कन्वे करना है, और पीछे जो है ये वापस रीपोलराइज होना है। तो रीपोलराइजेशन में क्या होगा? जैसे ही +30 आया वैसे ही सोडियम चैनल तो हो जाते हैं बंद और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं। पोटेशियम चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए तो पोटेशियम अंदर से बाहर जाने लगता है। पोटेशियम अंदर से बाहर जाने लगेगा तो वापस अंदर नेगेटिव चार्ज जो है वो संख्या में ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में ये कहाँ तक पहुँचेगा? +30 के बाद में -70 MV तक रीपोलराइजेशन हुआ। -70 तक आने के बाद में होना क्या चाहिए? पोटेशियम पंप बंद होना चाहिए, लेकिन पोटेशियम पंप एकदम से बंद नहीं हो पाता है। पोटेशियम पंप जो है कब बंद होगा? -90 MV आएगा तब बंद होगा। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? हाइपर पोलराइजेशन। तो इस तरह से ये यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट में बताया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये आपको मैंने समझा दिया। ये ग्राफ के रूप में है, ग्राफ के रूप में यहाँ पर समझाया गया है इसको, टाइम इन मिली सेकेंड्स, और यहाँ पर है मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन मिली वोल्ट्स। तो यहाँ पर -70 डिग्री पर तो कौन सी अवस्था है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70। इस टाइम पर जो मेम्ब्रेन है वो अंदर से पोलराइज्ड है, नेगेटिव चार्ज है, बाहर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, उसके बाद में जो है जैसे ही -65 या -55 तक
जो है ये मिली वोल्ट पहुंचता है कोई स्टिमुलस पहुंचने से, तो जो है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहेंगे उसको। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होने के बाद में ही डीपोलराइजेशन होगा। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आने के बाद में ही सोडियम पंप ओपन होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल वाले। तो वोल्टेज गेटेड चैनल वाले सोडियम पंप ओपन होंगे और सोडियम चैनल ओपन होंगे, सोडियम पोटेंशियल पंप बंद हो जाएगा। तो धीरे धीरे सोडियम जो है वो बाहर से अंदर आता जाएगा, तो डीपोलराइजेशन की स्थिति होती जाएगी। कब तक होगी? जब तक एक्शन पोटेंशियल रीच नहीं होता है। एक्शन पोटेंशियल कब रीच होगा? +30 पर। जब +30 पर, यानी अब इसको ये आगे कन्वे कर सकता है, तो पीछे इसको वापस क्या होता है? रेस्टिंग फेज में आना है। तो जैसे ही +30 आएगा वैसे ही क्या है? एक्शन पोटेंशियल रीच होगा, वैसे ही सोडियम चैनल बंद हो गए, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं। पोटेशियम चैनल अंदर ज़्यादा है तो अंदर से पोटेशियम बाहर जाने लगता है और धीरे धीरे अंदर की तरफ वापस से चार्ज जो है वो क्या होता जाएगा? नेगेटिव चार्ज जो है वो आता जाएगा। और -70 तक आने के बाद में होना क्या चाहिए? पोटेशियम चैनल बंद होना चाहिए, लेकिन ये एकदम से बंद होने की क्षमता नहीं रखता है, तो हाइपर पोलराइजेशन होगा। यानी थोड़ा सा -90 MV तक, -90 MV तक ये बंद नहीं होते हैं। जब -90 MV आएगा तब पोटेशियम चैनल बंद होते हैं। तो इस तरह से इस ग्राफ की सहायता से भी आप इस चीज़ को समझा सकते हो। ठीक है, ये ग्राफ आपकी बुक में दे रखा है। यहाँ पर जो थोड़ा बता रखा है ये है माइलिन शीथ का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ होती है वो किसकी बनी होती है? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स की बनी होती है, वो श्वान सेल्स की बनी हुई नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइलिन शीथ काफ़ी दूर तक चलती है, बीच बीच में कहीं पर थोड़ा सा स्पेस होता है, नोड्स ऑफ रेनवायर। तो ऐसी अवस्था में जो मैसेज है वो एकदम यहाँ से यहाँ जंप करेगा, यानी जंप करते हुए चलता है। तो इसका मतलब क्या है? जो कंडक्शन की स्पीड है वो फास्टेस्ट होती है इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है, बताया था आपको, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पर जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो नर्व्स होती हैं वो नॉन माइलिनेटेड होती हैं, जबकि सोमैटिक में जो होती हैं वो कैसी होती हैं? माइलिनेटेड होती हैं। और इसके अंदर यहाँ पर जो माइलिन शीथ है वो श्वान सेल्स की बनी होती है, और इसके अंदर ये माइलिन शीथ है और यहाँ बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूर, मतलब कम गैप के बाद में ही यहाँ पर क्या है? नोड्स ऑफ रेनवायर हैं। तो जो मैसेज है वो एक नोड ऑफ रेनवायर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से जंप करते हुए जाता है। तो इसमें भी जो है कंडक्शन स्पीड ज़्यादा होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फास्टेस्ट है माइलिनेटेड में, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम वाला भाग है यानी माइलिनेटेड है उसमें फास्ट है। इस तरह से जो जंप करके मैसेज कन्वे हो रहा है या कंडक्शन हो रहा है इसको कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। क्या कहते हैं इसको? साल्टेटरी कंडक्शन। तो साल्टेटरी कंडक्शन जो है वो फास्ट मूवमेंट होगा इम्पल्सेस का। नॉन माइलिनेटेड में जो होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में, इसमें कंटिन्यूअस मेड अप ऑफ स्वान शेल्स, पर इसमें माइलिन शीथ नहीं होती है, तो इसके अंदर जो मैसेज कन्वे हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है। कंडक्शन स्पीड इसमें स्लो है क्योंकि जंप नहीं हो रहा, धीरे धीरे उसको पास होना पड़ रहा है पूरे में। ठीक है, और ये भी आपके बुक का पार्ट ही है। यहाँ पर इसी चीज़ की थ्योरी दे रखी है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अलोंग मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर। ये साल्टेटरी कंडक्शन जो अभी आपको बताया, ये इंसुलेटर माइलिन शीट का, ये नोड्स ऑफ रेनवायर जहाँ पर इंसुलेशन नहीं है, तो ये डांसिंग या जंपिंग के द्वारा मैसेज कन्वे हो रहा है, इम्पल्स कन्वे हो रही है, इसको साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये वही चीज़ जो आपको बताई थी, यहाँ पर ये माइलिन शीथ है और ये नोड्स ऑफ रेनवायर है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग में क्या है? अंदर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है। और मैसेज हमेशा कहाँ से कहाँ कन्वे होता है? करंट कहाँ से कहाँ जाता है? मैसेज कन्वर्ट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जंप करते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये है नोड्स ऑफ रेनवायर, इसको कहेंगे
इसको क्या कहेंगे, साल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में आप देखें यहाँ पर ये बता रखा है, जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है, जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है, ये डेंड्राइट वाला पार्ट है, क्योंकि स्टिमुलस को रिसीव करने वाला काम किसका होता है, डेंड्राइट्स का होता है। ठीक है, तो डेंड्राइट्स के ऊपर यहाँ पर सोडियम चैनल हैं सोडियम चैनल हैं, और जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है ये सोडियम चैनल ओपन हो जाता है। सोडियम चैनल ओपन होने से सोडियम जो है वो बाहर से अंदर आने लगते हैं, और रेस्टिंग फेज पर अवस्था कैसी थी, -70 पर सोडियम अंदर आने लगता है, तो धीरे धीरे ये माइनस जो है ये कम होता जाएगा। ये -60 और -55 यानी कम से कम -10 कम होगा, तब यहाँ पर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा, तब जो है ये सूचना आगे प्रेषित होगी। तो जब ये -60 या -55 तक जो है मिली वोल्ट इसका पोटेंशियल डेवलप होगा, उसके बाद में ही कहेंगे हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलने के बाद में यहाँ पर जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा वैसे ही क्या होगा, पहला स्टेप, सोडियम चैनल जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे वो ओपन हो जाते हैं। जैसे पहले बताया था आप लोगों को कि सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाता है, सोडियम चैनल जो है वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, तो सोडियम बाहर से अंदर आने लग जाता है, क्योंकि सोडियम बाहर ज़्यादा है। सोडियम बाहर से अंदर आने लग जाता है तो अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस अवस्था को कहेंगे डीपोलराइजेशन। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक कि +30 मिली वोल्ट तक जो है पोटेंशियल नहीं आ जाता है। जैसे ही +30 मिली वोल्ट तक आएगा उसके बाद में अब जो है इसका मैसेज आगे कन्वे होगा, और पीछे की तरफ ये क्या हो जाएगी, रीपोलराइज्ड। ठीक है, और अपना जो मैसेज है उसको इम्पल्स है वो आगे कंडक्ट करना है। तो यहाँ पर ये जो बी वाला पार्ट है न्यूरॉन का, इस बी वाले पार्ट में अभी ये पोलराइजेशन स्थिति है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है। तो बाहर से पॉजिटिव अंदर की तरफ, बाहर से पॉजिटिव से अंदर की तरफ आया, यहाँ पर भी पॉजिटिव से अंदर की तरफ आया, अंदर से पॉजिटिव यहाँ। इस तरह से करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मैसेज आगे न्यूरॉन के सेकंड पार्ट में कंडक्ट होगा। डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन, डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑलवेज होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जिस तरह से ऊपर दिखाया, इनर मेम्ब्रेन में अंदर से बाहर की तरफ, और आउटर मेम्ब्रेन में बाहर से अंदर की तरफ। बी वाले भाग में ए से बी, यहाँ ना ये ए वाला पार्ट है और ये बी वाला पार्ट है। तो बी वाले पार्ट में पॉजिटिव बाहर से अंदर की तरफ, और यहाँ पर ए से अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से जो कंडक्शन है वो ऑलवेज होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन। इनर मेम्ब्रेन में ए से बी की तरफ हो रहा है और बाहर की तरफ मेम्ब्रेन में बी से ए की तरफ। इस तरह से एक सर्किट बन जाता है। यहाँ देखें आप, इस तरह से एक सर्किट बन जाता है। ये बाहर में पॉजिटिव बी से ए की तरफ, ठीक है, तो अंदर में पॉजिटिव ए से बी की तरफ। इसी तरह से यहाँ पर बाहर में पॉजिटिव बी से ए की तरफ, अंदर में पॉजिटिव यहाँ से ए से बी की तरफ। इस तरह से ये एक सर्कुलेशन बन जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या बन जाता है, एक सर्कुलेशन बन जाता है। कंडक्शन हमेशा होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर इसमें बता रखी है। ये 3 हिस्सों में इसको बना दिया। यहाँ पर न्यूरॉन में जैसे ही मैसेज आगे पास होगा, आगे डीपोलराइजेशन होगा, तो पीछे वाली रीपोलराइज्ड हो जाएगी, यानी वापस अपनी पोलराइज वाली अवस्था में आएगी, तो उसको रीपोलराइजेशन कहेंगे। ये डीपोलराइजेशन होगा तो अब जो है इससे आगे की तरफ अगर मैसेज जब कंडक्ट हो जाएगा तो वापस ये क्या हो जाएगी, रीपोलराइज। ठीक है, तो इस तरह से मैसेज जो है वो टुकड़ों में आगे आगे पास होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे रीपोलराइज मतलब वापस अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। रीपोलराइजेशन के टाइम पर हमेशा क्या होगा, पोटेशियम चैनल ओपन होंगे। डीपोलराइजेशन के टाइम पर सोडियम चैनल ओपन होंगे। ठीक है, तो जैसे ये मैसेज आगे चला जाएगा, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, अंदर की साइड में पॉजिटिव से नेगेटिव, बाहर से पॉजिटिव से नेगेटिव, जाना तो पॉजिटिव से नेगेटिव ही है। इसी तरह से अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव, अंदर की तरफ का चेंज होना है चार्ज, और बाहर से पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस तरह से ये सर्कुलेशन बना रहेगा। तो इसमें क्या होगा, डीपोलराइजेशन होना है तो सोडियम चैनल ओपन होगा, रीपोलराइजेशन होना है तो पोटेशियम चैनल ओपन होगा।
एक बारी में एक ही चैनल ओपन होता है। जैसे ही सोडियम ओपन होता है, जैसे ही सोडियम चैनल ओपन होता है तो पोटेशियम वाला अपने आप क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस आगे चलता रहता है, यानी मैसेज इम्पल्सेस आगे कन्वे होती रहती हैं। पोटेशियम पोटेशियम चैनल ओपन्स, सोडियम चैनल ओपन्स, पोटेशियम चैनल ओपन्स। इस तरह से ये वोल्टेज गेटेड चैनल जो है ये अल्टरनेट ओपन होते जाएंगे अपने कंडक्शन के अनुसार। अब हम लेते हैं टाइप्स ऑफ सिनेप्स। दो प्रकार के टाइप्स ऑफ सिनेप्स होते हैं। सिनेप्स मतलब होता है जंक्शन। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड केमिकल। इलेक्ट्रिक सिनेप्स किस में होता है, जहाँ पर ये एक न्यूरॉन का एंड वाला पार्ट है, ये दूसरे न्यूरॉन का शुरू वाला पार्ट है। इन दोनों के बीच में बहुत कम गैप है। यानी कितना सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट मतलब गैप कितना है, केवल 0.2 nm, केवल 0.2 nm। तो ये इतना कम गैप है कि यहाँ पर गैप को फिल करने के लिए गैप जंक्शन है, ब्रिज जैसी संरचना बनी हुई है, और इस गैप जंक्शन से ही सोडियम जो है ये एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक है, और इन सोडियम के एक्सचेंज होने के साथ में ही ये आगे इम्पल्सेस को भी कैरी करने की क्षमता रखते हैं। जबकि केमिकल सिनेप्स में क्या है, एक न्यूरॉन की एंड और दूसरे न्यूरॉन का स्टार्टिंग, यानी इसका एक्सोन वाला पार्ट और दूसरे का डेंड्राइट वाले पार्ट के बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट ज़्यादा है, 20 से 50 nm है। तो यहाँ पर जो है कोई गैप जंक्शन नहीं बन सकता है, कोई ब्रिज जैसी संरचना नहीं बन सकती है। तो यहाँ पर क्या रिलीज़ किए जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं, केमिकल्स। ये केमिकल्स रिलीज होते हैं और ये केमिकल्स जो है ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट वाले भाग में जाकर के यहाँ पर इनके लिए रिसेप्टर्स होते हैं। तो इन जैसे ये रिसेप्टर्स इनको रिसीव करेंगे, यहाँ उपस्थित सोडियम चैनल जो है वो ओपन होंगे, यहाँ उपस्थित सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। इस तरह से मैसेज या इम्पल्सेस कन्वे किया जाता है फ्रॉम वन न्यूरॉन के एक्सॉन वाले पार्ट से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट वाले पार्ट के थ्रू बाई न्यूरोट्रांसमीटर्स, क्योंकि इनके अंदर क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट ज़्यादा है। ठीक है, अब हम इसमें साथ साथ में अंतर भी देखते जाते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है, फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट इसमें केवल 0.9 nm है इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस में, जबकि जो केमिकल सिनेप्सिस है इसमें कितना है, 20 से 50 nm। ठीक है, अब हम दूसरा अंतर लेते हैं। इलेक्ट्रिक जो सिनेप्सिस है उसमें डायरेक्शन ऑफ इम्पल्सेस बाई डायरेक्शनल है, यानी यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ कन्वे हो सकता है इम्पल्सेस। जबकि केमिकल में क्या है, केवल यूनिडायरेक्शनल है, यानी एक के एक्सोन वाले भाग से दूसरे के डेंड्राइट वाले भाग में ही इम्पल्सेस कन्वे होगा, ऑपोजिट नहीं होगा। तो थर्ड डिफरेंस क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स इलेक्ट्रिक सिनेप्टिक्स में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती इनकी, जो गैप जंक्शन बना हुआ है ना। जबकि केमिकल सिनेप्सिस में इनकी ज़रूरत पड़ती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स की। केमिकल्स ही होते हैं जो रिलीज़ होते हैं और इनके द्वारा ही आगे के जो डेंड्राइट वाला भाग है उस डेंड्राइट वाले भाग को स्टिमुलेट किया जाता है। फोर्थ डिफरेंस क्या है, कंडक्शन स्पीड फास्टेस्ट है। क्यों, क्योंकि एक न्यूरॉन का एंड और दूसरे न्यूरॉन का ये क्लोज है, तो टाइम नहीं लगा, है ना, गैप है, गैप जंक्शन है। जबकि जो केमिकल सिनेप्सिस है उसके अंदर फास्ट है, इसमें फास्टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, सिनेप्टिक डिले या फैटिग्यू। सिनेप्टिक डिले या फैटिग्यू इलेक्ट्रिक जंक्शन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक ख़त्म हो रहा है, दूसरा पास में, बीच में ब्रिज बना हुआ है, कहीं रुकावट है ही नहीं, तो थकान नाम की चीज़ ही नहीं होगी। जबकि केमिकल जो सिनेप्सिस है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिनेप्टिक डिले हो सकता है, देरी हो सकती है, क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर बनेंगे भी, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ भी होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर पहुंचेंगे भी, और इस तरह से इसमें डिले होने की संभावना हो सकती है। इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस होता है कार्डियक मसल्स में पाए जाते हैं। हृदय को लगभग लगातार ही काम करना पड़ता है ना, तो उसमें थकने का कोई चांस नहीं है, थकेगा मतलब गया। और जो है केमिकल सिनेप्सिस जो है ये मोस्टली बाकी जो नर्व्स हैं उनके अंदर जो है ज़्यादातर जो है किस प्रकार के पाए जाते हैं, केमिकल सिनेप्सिस पाए जाते हैं। जबकि कार्डियक मसल्स के अंदर इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस पाया जाता है। ठीक है,
अब हम लेते हैं केमिकल सिनेप्सिस में ही दो टाइप को लिया है, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, और दूसरा है इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। एक्साइटेटरी से नाम से ही पता चल रहा है, जब इम्पल्सेस को एक से दूसरे में पहुंचाएं और वहाँ पर जो है एक्साइटेड यानी वहाँ पर आगे प्रोसेस को आगे पहुंचाना है, काम करना है, आगे प्रोसेस को पहुंचाना है, ठीक है, तो कहलाएगा एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। जबकि दूसरा क्या है, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स जो जब रिलीज होते हैं तो पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल को रोकने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? इनहिबिट करने का काम करते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। तो पहले हम इन केमिकल्स की एग्जांपल ले लें। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, वैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, वापस हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं। ग्लूटामेट, एस्पर्टेट, एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो हैं ये एक्साइटेटरी प्रकार के न्यूरोप्रोटीन्स हैं। जबकि इनहिबिटरी न्यूरोप्रोटीन्स कौन से होते हैं? इनहिबिटरी न्यूरोप्रोटीन्स में आता है गाबा, डोपामिन, सेरोटोनिन एंड ग्लाइसिन। ये जो है ये इनहिबिटरी न्यूरोप्रोटीन्स है, ठीक है। ये इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप करते हैं। ये अलग से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लेते हैं इसका प्रोसेस, बहुत सिंपल है, मस्कुलर सिस्टम में भी आपको ये पढ़ाया है, पर यहाँ मैं वापस स्टेप बाय स्टेप ले लेती हूँ। इसमें यहाँ पर आप देखें, यहाँ ये एक न्यूरॉन का एक वाला पार्ट बता दिया, कौन सा पार्ट है ये? एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। ये दूसरी जो न्यूरॉन है जहाँ मैसेज करना है, तो ये कौन सी है? उसका डेंड्राइट वाला पार्ट, ठीक है। तो ये एक्सोन और ये डेंड्राइट, ये प्री सिनेप्टिक लोब, ये सिनेप्सिस वाला भाग है, ये सिनेप्सिस वाला भाग है। सिनेप्सिस से पहले का प्री सिनेप्टिक नोब और सिनेप्सिस के बाद का पोस्ट सिनेप्टिक नोब। समझ में आ गया? ये सिनेप्सिस से पहले का प्री सिनेप्टिक नोब और सिनेप्सिस के बाद का जो है ये पोस्ट सिनेप्टिक नोब। तो प्री सिनेप्टिक नोब तो एक्सोन है और पोस्ट सिनेप्टिक नोब जो है वो डेंड्राइट वाला भाग है, ठीक है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रखा है क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ ये भी फंक्शन है कि ये लगातार एसिटाइलकोलिन बनाने का कार्य भी करता है। अब हम लेते हैं, जब डीपोलराइजेशन यानी इम्पल्सेस, जब स्टिमुलस मिलता है तो डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन मतलब अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया। ये नेगेटिव चार्ज आते आते यहाँ पर जो प्री सिनेप्टिक नोब है, यहाँ पर कैल्शियम चैनल है। क्या है? कैल्शियम चैनल, जो वोल्टेज गेटेड चैनल है। जैसे इसको नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा, ये कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा। कैल्शियम चैनल ओपन होगा तो बाहर से यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम अंदर आना शुरू होगा। ये कैल्शियम आयन जब अंदर आएंगे तो यहाँ पर ये सिनेप्टिक वेजाइकल्स जो हैं, जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरा हुआ है, इन सिनेप्टिक वेजाइकल्स पर टकराएंगे और टकराने से इन सिनेप्टिक वेजाइकल्स का एक्सोसाइटोसिस होगा। एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर आना। तो ये यहाँ पर आए और यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए, ये न्यूरोट्रांसमीटर का एक्सोसाइटोसिस हो गया। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ से होते हुए पहुँचेंगे पोस्ट सिनेप्टिक नोब वाले भाग पर, और पोस्ट सिनेप्टिक नोब वाले भाग पर जैसे ही ये पहुँचते हैं तो वहाँ पर इनको रिसीव करने के लिए बाइंडिंग साइट्स होती हैं। तो बाइंडिंग्स ऑफ ACH यानी एसिटाइलकोलिन बांध कर चल रहे हैं हम, बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन या रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करेंगे। जैसे ही रिसेप्टर्स इनको रिसीव करेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक नोब में सोडियम चैनल होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। तो ये सोडियम चैनल ओपन होते ही बाहर से सोडियम अंदर आना शुरू हो जाता है। जैसे ही बाहर से सोडियम अंदर आना शुरू होगा, अब इस वाले न्यूरॉन में अंदर डीपोलराइजेशन होने लगेगा, क्योंकि सोडियम अंदर आता जाएगा तो अंदर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा। तो इस तरह से अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। क्या कहलाता है? ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेंगे? एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप होगा।
अब यहाँ पर लगातार अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर इस तरह से आते रहे तो इस तो जो है जो ये काम में आते जाएंगे तो इनको पीछे न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे ही इम्पल्स आगे पहुंचा दी तो अब यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो एक्स्ट्रा है इनको कंट्रोल करना है ना, नहीं तो लगातार वो इम्पल्स चलती रहेगी। तो इनको कंट्रोल करने के लिए पोस्ट सिनेप्टिक नोब पर ही एसिटाइलकोलिन एसिटाइलकोलिन एस्टेस नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसको हम लिखते हैं ACHE। ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा एसिटाइलकोलिन जो वहाँ पर उपस्थित है उसको ब्रेक डाउन कर देगा और उसको एसिटेट और कोलिन में तोड़ देगा। अब इसमें ये जो कोलिन है ये वापस से पहुँच जाता है कहाँ पर, प्री सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है, तो ये कोलिन वहाँ से आता है और यहाँ पर उपस्थित होते हैं ये चैनल। इन चैनल से ये कोलिन अंदर एंटर करता है। कोलिन अंदर एंटर करने के बाद में इस कोलिन जो है ये किसके साथ ऐड हो जाएगा, कोलिन एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ में कंबाइंड करेगा और CAT एंजाइम की उपस्थिति में इससे एसिटाइलकोलिन बन गया वापस से और COA रिलीज हो गया। तो एसिटाइलकोलिन तो वापस से रीफिलिंग कर लेगा इन वेजाइकल्स की और COA एंजाइम जो है ये पहुंच जाता है वापस से माइटोकॉन्ड्रिया में। और वापस माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने के बाद में अब माइटोकॉन्ड्रिया इसकी सहायता से वापस से क्या बना लेगा, एसिटाइलकोलिन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इस तरह से जो है ये लगातार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसे मैंने ये पहला पॉइंट क्या है, जैसे ही डिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन होते ही ये बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया। नेगेटिव चार्ज होने के कारण कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, कैल्शियम अंदर आएगा। थर्ड क्या है, कैल्शियम के अंदर आने से एक्सोसाइटोसिस हुआ। एक्सोसाइटोसिस होने से फोर्थ क्या है, ये रिलीज होंगे। एक्सोसाइटोसिस होने से ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए। फोर्थ, ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक वाले जो रिसेप्टर्स हैं इनसे जुड़ेंगे। जैसे ही जुड़ेंगे यहाँ के सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा। फिफ्थ, सोडियम चैनल ओपन होते ही यहाँ पर आगे डीपोलराइजेशन की प्रक्रिया होगी, तो इसको कहेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप करेगा। और पीछे क्या होगा, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो एक्सेस हैं उनका जो है उनको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो उसके लिए यहाँ पर एसिटाइलकोलिन एस्टेस नामक एंजाइम होता है जो एसिटाइलकोलिन को एसिटेट और कोलिन में तोड़ देगा। 8 नंबर, कोलिन जो है ये वापस से रिसीव कर लिया जाता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के द्वारा। कोलिन जब यहाँ अंदर एंटर करता है तो ये एसिटाइल COA के जो यहाँ पर रिसिपियर है, इस जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनाया जाता है एसिटाइल COA, इसके द्वारा ये जो है कोलिन के साथ में अभिक्रिया करके CAT एंजाइम की उपस्थिति में वापस एसिटाइलकोलिन बनेगा और COA रिलीज हो गया। COA वापस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा और एसिटाइल COA बनाएगा और फिर से तैयार है। वापस कोलिन अगर प्राप्त होगा तो उससे एसिटाइलकोलिन बनाएगा, एसिटाइलकोलिन रीफिलिंग हो जाएंगे। इस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन करता है विद द हेल्प ऑफ CAT यानी कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, जो कोलिन को एसिटाइलकोलिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल में हमें क्या बताना है, जब एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन का एंड वाला पार्ट है, दूसरे का जो है डेंड्राइट वाला पार्ट है, तो इसमें क्लोरीन चैनल ओपन होते हैं। क्या होते हैं, क्लोरीन चैनल ओपन होते हैं। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने से ये न्यूरोट्रांसमीटर जब यहाँ पर पहुँचेगा रिसेप्टर पर तो यहाँ से क्लोराइड चैनल ओपन होंगे। क्लोराइड चैनल ओपन होने से नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ आएगा। तो पहले ही पोलराइज्ड था वो रेस्ट अवस्था में, अब ये और हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगा। और हाइपर पोलराइज्ड का मतलब है कि अब ये मैसेज आगे कन्वे नहीं करेगा। इसको कहेंगे इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल में हमें क्या बताना है, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं अगर वो रिलीज होते हैं
तो उनके कारण जैसे ही आगे का डेंड्राइट उनको रिसीव करता है तो क्लोराइड चैनल ओपन होते हैं, तो क्लोराइड बाहर से अंदर आने लग जाता है और अंदर जो है हाइपर पोलराइजेशन डेवलप होगा। और हाइपर पोलराइजेशन यानी नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा -70 से भी ज़्यादा, तो यानी इनहिबिशन होगा। तो इनहिबिशन पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप होगा। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ कि ये सारे जो टॉपिक आपको बताया है ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।